हरे कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केतु इन कैंसर असेंडेंट, यानी कि केतु देवता कर्क लग्न में। अब दर्शकों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं अपने उस पर्पस के बारे में आपको बता दूं जिस पर्पस के लिए मैंने ये वीडियो सीरीज शुरू की है। अब दर्शकों, कोई भी प्लेनेट अगर किसी भी पर्टिकुलर भाव में आता है, वो फर्स्ट हाउस हो सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी हाउस हो सकता है। जब भी कोई प्लेनेट किसी हाउस में जाएगा तो वो वहां पर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जाता है। उसके अंदर एक लॉजिक छिपा होता है कि जिसकी वजह से वो प्लेनेट वहां पर पहुंचा। और लग्न में जब भी कोई प्लेनेट आता है तो उसकी वैल्यू या उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि शास्त्रों में लग्न को सबसे इंपॉर्टेंट बोला गया है। तो जब हम केतु को कैंसर असेंडेंट में समझने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले दर्शकों, आपको केतु के बारे में तो समझना ही है, मगर केतु से पहले, क्योंकि केतु कहां गया उस जगह को समझना बहुत जरूरी है। अब वो जगह है कैंसर, कर्क, मगर प्रथम भाव में, इसी वजह से वो लग्न है। शरीर तो आप समझ सकते हो कि एक मेटीरियलिस्टिक, एक फिजिकल बॉडी है, मगर जब कर्क की बात होती है तो कर्क के देवता तो चंद्रमा है, तो वो तो मन है। अब हम वैसे तो समझते हैं कि कोई भी शरीर है, उस शरीर के अंदर आत्मा भी होती है, यानी कि हम कहते हैं ये प्राणवान शरीर है, मगर वहां पर मन भी होता है। जब भी शरीर के अंदर मन को इंपॉर्टेंस दे दी गई तो दर्शकों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बनती है। ये लॉजिक है कि जब वो लग्न है तो लग्न की बात तो हो ही रही है, मगर लग्न के साथ हम वहां पर मन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। यानी कि एम्फेसाइज किसको करना है? यहां पर आपको उस शरीर को एम्फेसाइज नहीं करना, उस मन को एम्फेसाइज करना है जो उस शरीर को चलाने वाली ड्राइवर एनर्जी है। अब कर्क लग्न की जब बात होती है तो कर्क लग्न में दर्शकों, बाहर से देखने में, क्योंकि उसके देवता चंद्रमा है, अब चंद्रमा अनस्टेबल प्लेनेट है। कभी भी इसकी अवस्था एक स्टेशनड या स्टेशनरी नहीं होती, क्योंकि कभी ये बढ़ रहा है, कभी चंद्रमा कम हो रहा है, कभी वैक्सिंग है, कभी वेनिंग है, कभी कृष्ण पक्ष में है, कभी शुक्ल पक्ष में है, और हर तिथि चंद्रमा बदल जाता है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। चंद्रमा एक अनस्टेबल एंटिटी है। अब शरीर तो अनस्टेबल हो नहीं सकता, मन अनस्टेबल हो सकता है। अब मन अनस्टेबल, मन का शरीर वो किस तरीके का होगा, आप समझिए उस बात को। यानी कि अनस्टेबिलिटी होगी, इंपल्सिवनेस होगी, वो किसी एक जगह पे स्टेशनड नहीं होगा। अब इसी चीज को थोड़ा सा आप और डीप डाउन जाकर समझने का प्रयास करें, और वो होता है कि किसी भी मतलब भाव में जो नक्षत्र आते हैं, वो नक्षत्र कौन से आते हैं, आप उसको समझ लीजिए। अब नक्षत्र यहां पर दर्शकों शुरुआत होगी पुनर्वसु की, जो जुपिटर देवता के सानिध्य में होगा। जुपिटर के बाद शनि का नक्षत्र आ जाएगा, वो पुष्य होगा। वेरी वेरी स्टेबल, क्योंकि जुपिटर भी बहुत स्टेबल है, पुष्य भी बहुत स्टेबल है, और अंत में आएगा चंद्रमा का बेटा बुध, अश्लेषा नक्षत्र। अब अश्लेषा नक्षत्र के देवता बुध है। अब आप देखिए, यहां पर शरीर, मन और बुद्धि, मेन इन चीजों के ऊपर फोकस हो जाता है जब भी कर्क लग्न की बात आती है। शुरुआत में ज्ञान है, पुनर्वसु क्योंकि उसके देवता जुपिटर है, ज्ञान एक लॉजिक हो सकता है, यानी कि मन ज्ञान अर्जित करना चाहता है, ये पहला लॉजिक हो सकता है। अब दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है? पुष्य। अब पुष्य तो पोषण का है,
मगर शनि के साथ डिसिप्लिन से लेकर कर्म तक सब एसोसिएट होते हैं। सो डिसिप्लिन कर्म हम समझ सकते हैं, मगर डिसिप्लिन कर्म किस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन पोषण की है, न्यूट्रिशन की है, यानी कि शरीर का पोषण। अब शरीर का पोषण होना तो मन के द्वारा है, तो यहां पर हमें डिसिप्लिन्ड खाना पीना, ताकि शरीर को एक्चुअल न्यूट्रिशन मिल जाए, शरीर स्ट्रांग हो जाए। साथ में आप देखिए, साथ में बुद्धि, अश्लेषा। अब यहां पर आप देखिए, ये जो पुरानी एक कहावत थी, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अब ये कहावत दर्शकों यहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रांगली अप्लाई करती है। नॉलेज जुपिटर की आपके पास है, ज्ञान आपके पास है कि कैसा खाना होना चाहिए, और जुपिटर का संबंध भी खाने से है। पुनर्वसु नक्षत्र है, एक बार आप खाओगे, गलती कर सकते हो, वो अच्छा ना हो, दूसरी बार आप उससे बेटर खा सकते हो। तो वहां पर वो बार बार रिपीटेड एक्शन से आप अपनी फूड क्वालिटी को बेटर कर सकते हो। साथ में यही चीज आपके नॉलेज के ऊपर भी अप्लाई करेगी। आप नॉलेज एक्वायर करने में शुरू में गलतियां करते हो, सभी बच्चे करते हैं। तो पहले गलती करी, उसके बाद अपने आप को बेटर किया, इंप्रूव किया, और उसके थ्रू हमने ज्ञान अर्जित कर लिया। ये पहला उद्देश्य था यहां पर। दूसरा उद्देश्य पोषण का था, ज्ञान के थ्रू पोषण, यानी कि हमें अपने शरीर की कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है। शरीर बना कैसे है, शरीर की न्यूट्रिशन कैसे हो सकती है, कौन से खाद्य पदार्थ हमें बेस्ट न्यूट्रिशन दे सकते हैं, और कौन सी चीज़ें हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, वो हमें नहीं खानी। तभी तो शनि डिसिप्लिन भी तो देता है ना। शनि हमारी लिमिटेशन भी है कि हमें खाते ही नहीं रहना, हमें लिमिटेड खाना है, सही क्वांटिटी में खाना है, ताकि वो पोषण बने। और मगर अब होता क्या है, जब भी इसमें गलती होगी, पुनर्वसु क्यों है, गलती हो सकती है न्यूट्रिशन में भी। अब शनि जिद्दी है, शनि को समझाना बहुत आप मुश्किल बात है। आप किसी को समझाइए कि भाई आप ये खाना मत खाइए, वो कहेगा क्यों ना खाऊं, मैं तो खाऊंगा। अब शनि का स्वभाव तो ऐसा है, शनि को आप रोक के दिखा दीजिए, शनि जल्दी से नहीं समझने वाला, क्योंकि शनि में वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, क्योंकि शनि को अपने कर्मों के माध्यम से सीखना है। अब शनि को बाहरी ज्ञान नहीं चाहिए, शनि को कर्मों के थ्रू, वो करने के बाद, जिसको हम कहते हैं सेल्फ एक्सपीरियंस। अब पुनर्वसु यानी ज्ञान अर्जित करने में भी आपसे गलती हो सकती है, और उस पोषण को लेने में भी आपसे गलती हो सकती है। चाहे वो जिद्दीपने से है, चाहे जैसे मर्जी, गलती आपसे हुई तो गलती से क्या है, आपके शरीर के अंदर पॉइजन बन जाएगा। और वो जो पॉइजन है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बन जाएगा मन। अच्छा खाना खा लो, अच्छा मन, अच्छा मन है तो अच्छा शरीर। खाना अच्छा नहीं है तो मन अच्छा नहीं होगा, तो शरीर भी अच्छा नहीं हो। अब ये अश्लेषा नक्षत्र है दर्शकों। अश्लेषा में हम कहते हैं पॉइजन है, और पॉइजन कहाँ का है, पिछले जन्मों का है, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र है भी तो गंडांत का। अब गंडांत में हमें वो ट्रांजिशनल एनर्जी है कि हमें एक गांठ जो हम पिछले जन्मों से कैरी फॉरवर्ड करके पीछे से ला रहे हैं, अब उस गांठ को खोलने के लिए हमें आगे माघा में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो अश्लेषा से माघा ये गंडांत है, एक में गांठ है, दूसरे में गांठ खोलने की अपॉर्चुनिटी है। सो अश्लेषा में तो दर्शकों वो गांठें पड़ेंगी, वो चाहे नॉलेज एक्विजिशन की बात हो, चाहे वो न्यूट्रिशन की बात हो, वो चाहे शनि के सेल्फ एक्सपीरियंस नॉलेज लेने की बात हो, वो गांठें तो होंगी। अब ये है हमारा कैंसर असेंडेंट मन, समझ लीजिए कैसा मन है। और जब यहां पर पड़ा ही केतु देवता है। चलिए केतु देवता को समझने से पहले अभी एक चीज दर्शकों आप और समझ लीजिए, क्योंकि कैंसर हमारे चार्ट में देखिए ये चौथी राशि है, और चौथी राशि का संबंध सुख से होता है। ये सुख स्थान की बात है, अंतर्निहित इसका उद्देश्य सुख लेना है।
और सुख के साथ हम तीन चीजें एसोसिएट कर देते हैं, एक त्रिमूर्ति एसोसिएट कर देते हैं। वो त्रिमूर्ति कौन सी है? पहली है माता, मदर, दूसरी है भूमि, लैंड, तीसरी है वाहन, दैट इज व्हीकल। यानी कि माता, माता को हम कह सकते हैं क्योंकि माता केयर भी है, माता नर्चरिंग भी है, यानी कि माता केयर के साथ न्यूट्रिशन भी है। चाहे वो इमोशनल केयर की बात है और चाहे एक्चुअल नरिशमेंट की बात है, तो मदर से नरिशमेंट भी मिलती है, मदर से नर्चरिंग भी मिलती है, मदर से इमोशनल आपको केयर भी मिलती है। और माता के बाद भूमि। अब भूमि क्या है? भूमि को भी तो हम माता ही बोलते हैं। भूमि में खाना पैदा होता है, वो खाना हम खाते हैं, तो भूमि हमारी माता हुई। और हम माता से ही पैदा होते हैं, तो आप समझ सकते हो ये एक ही डायरेक्शन की चीज है, भूमि और मदर। अब तीसरी चीज यहां पर आ गई वाहन, यानी कि वाहन का मतलब है हमारा ट्रेवल का एक सिस्टम। हमें ट्रेवल करने के लिए, आप देखिए आपके पास एक मशीन आपको दे दी गई ट्रेवल करने के लिए, और वो मशीन कौन सी है? वो मशीन हमारा शरीर है। मगर वो शरीर कैसा होगा? जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा बनेगा मन वैसा ही होगा आपका तन। अब कैंसर असेंडेंट की ये नई डेफिनेशन दर्शकों मैं आपको दे रहा हूं, मगर इसी के अंदर कैंसर असेंडेंट का अंतर्निहित उद्देश्य, जो इनर लॉजिक, वो पर्पस पड़ा है जिसको आपको समझना है। अब ये तो हुई दर्शकों कैंसर असेंडेंट की बात। अब बात कर लेते हैं केतु देवता की। अब केतु वहां पर आ गए। अब केतु, हम कहते हैं कि केतु और मन। अब केतु क्या है? केतु हमारा पास्ट है। जो कुछ भी दर्शकों हमने पिछले जन्मों में जिया, जो कुछ भी इकट्ठा किया इन फॉर्म ऑफ नॉलेज, जिस दिन से हम उस प्रभु, उस परम आत्मा से अलग हुए, सिंगल सेल बन के इस धरती पर आए, सिंगल सेल के बाद हमारी डेवलपमेंट होती गई, हम मल्टी सेलुलर बन गए, फिर हम एनिमल्स बन गए, फिर अब हम ह्यूमंस बन गए। हम कह सकते हैं ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है। तो इस टोटल डेवलपमेंट, इस पूरी एवोल्यूशन में हमारे मतलब काफ़ी कर्म किए, उन कर्मों के माध्यम से हमने काफ़ी कुछ सीखा, वो नॉलेज ली। अब वो जितनी भी नॉलेज हमने इकट्ठी करी, वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि हर जन्म में एक बार डेथ है, और कई बार डेथ लाइक वो एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको डराते हैं। वो डेथ लाइक एक्सपीरियंसेस भी आपको मतलब यानी कि आपके साथ एक्वायर हो गए, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें तो हम कभी भूलते नहीं हैं। हमारा ह्यूमन माइंड बना ही ऐसे है। पॉजिटिव चीज़ें आप जी लोगे, भूल जाओगे, मगर नेगेटिव चीज़ तो आप भूलोगे नहीं। तो केतु के अंदर वो टोटल मेमोरी जो पीछे से आप कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हो, वो वहां पड़ी है। अब ये अकेली मेमोरी नहीं पड़ी, इसके अंदर वो कोड्स पड़े हैं कर्मों के, जिसको आपको कंप्लीट करना है। अब बहुत से कर्म पिछले जन्मों में ऐसे हैं जिसे हम पिछले जन्मों में पूरे नहीं कर पाए, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर पाए, कोई कर्म हमने शुरू कर लिया उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। तो जितने पेंडिंग कर्मास की बात है वो भी केतु है। अब केतु जहां भी जाता है, केतु का झंडा वहां लग जाता है। केतु बहुत दर्शकों बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशनिंग हो जाती है, और झंडा आप देखिए दो ही जगह पर लगेगा, या तो वो मंदिर होगी या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा। और तीसरी बात, एक जगह और भी लग जाता है, वो होता है हमारी पोजीशनिंग, यानी हमारी कंट्री, हमारी गवर्नमेंट, मतलब उसको इंडिकेट करने के लिए, यानी कि पावर। पावर यानी कि आपकी पोजीशनिंग कहां थी। अब केतु का झंडा इन तीनों जगहों पर लगता है। अब आपके चार्ट में, आपकी कुंडली में केतु का झंडा आपके प्रथम भाव में लग गया, यानी कि आपके शरीर के अंदर अपने पिछले जन्मों से जो कुछ भी आप पीछे से लेकर आए हो, जिसमें काफी कुछ पेंडिंग चीजें हैं, वो झंडा लग गया।
इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह बन गई। अब आपको उस पेंडेंसी को पूरा करना है, और पेंडेंसी को पूरा करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म कौन सा दिया गया? प्लेटफॉर्म दे दिया गया कैंसर, यानी कि उस मन का जो ज्ञान से, अन्न से और बुद्धि से पोषित है। अच्छी बुरी सारी चीजें होंगी। अब वहां पर भी आप देखिए, ये जो पॉइजन की बात अश्लेषा में आती है, ये तो वैसे ही केतु का सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि केतु और राहु एक स्नेक एंटिटी के दो हिस्से हैं। और दूसरे तरीके से अगर हम समझे, ये हमारे मन का ही तो खेल है, ये मन की ही एक्सटेंशन है। फ्यूचर एक्सटेंशन राहु है और पास्ट की एक्सटेंशन जो है वो केतु है। तो मन, केतु, यानी कि जो पीछे की चीजें हैं वो उस जातक के इस जीवन में सबसे स्ट्रांग हो जाएंगी, बहुत सी चीजें पकड़ लेंगी, क्योंकि केतु को हम कहते हैं कि केतु पकड़ लेता है, ब्लॉक बना देता है, और केतु को कंप्लीट किए बिना हम आगे फॉरवर्ड मूव नहीं कर सकते। अब वहां पर आप देखिए स्पेसिफिक बात हो गई अब कि मन में बहुत सी गांठें हैं जो पीछे से आ रही हैं, जिसको इस जीवन में कंप्लीट करना है, मगर कंप्लीट मन के थ्रू करना है, और मन स्ट्रांग बनाना है पोषण से। अब मन अकेला खाने से नहीं होता, मन को ज्ञान से भी पोषित किया जाता है, मन को कर्मों से भी पोषित किया जाता है, मन को साधना से भी पोषित किया जाता है। मतलब मन के बाद बुद्धि है, तो यहां स्ट्रांग बुद्धि, स्ट्रांग मन, स्ट्रांग शरीर, तो उसके थ्रू अब आपको माता के प्रति, भूमि के प्रति, और उस वाहन यहां पर कौन सा है? वाहन आपका शरीर है। इन तीनों को या इन तीनों के थ्रू आपको उन कर्मों की जो पेंडेंसी है, जो पीछे से आप लेकर आ रहे हो, आपको पूरी करनी है। तो जातक की लाइफ में आप देख लोगे कि पर्टिकुलरली इन 3 मैटर्स में ही सबसे ज्यादा ब्लॉक्स पड़े मिलेंगे, और जिसमें भी आपके ब्लॉक्स होंगे, अब वहां पर आपको देखना कैसे है, समझना कैसे है। पर्टिकुलर नक्षत्र देखिए, जिस नक्षत्र में केतु है, जिस नक्षत्र में केतु है, आप समझ लीजिए कि आपका ब्लॉक उसके साथ है। उस नक्षत्र की क्वालिटीज को साथ में इम्बाइब कर दीजिए, आपके लिए फलादेश तैयार है, कुछ भी नहीं करना। यानी कि आप समझ लीजिए मन के अंदर वो चीजें पड़ी होंगी, और मन के ही थ्रू हमें उसे अचीव करना है। तो ये है दर्शकों केतु इन कैंसर लग्न। अगर हम इस तरीके से चीजों को देखेंगे तो आप समझ सकते हो कि हम उसके अंतर्निहित उद्देश्य को समझ पाएंगे कि भाई हम करने क्या आए हैं, ये पर्टिकुलर प्लेनेट वहां करने क्या आया है। अब उस चीज को भी मत छोड़िए, किसी भी भाव की शक्ति उसके शक्ति स्थान में पड़ी होती है, और शक्ति स्थान कौन सा होता है? वो 7th हाउस होता है। अब 7th हाउस में यहां पर आप देखिए कि क्या मिलेगा आपको। 7th हाउस में क्योंकि केतु यहां है तो 7th हाउस में राहु मिलेगा, मगर राहु मिलेगा कहां? राहु मिलेगा आपको, क्योंकि कैंसर लग्न है तो यहां पर राशि हो जाएगी आपको शनि की कैप्रिकॉर्न, यानी कि आपको शनि के थ्रू कर्म करने हैं। अब ये आपकी डायरेक्शन हो गई। तो यहां पर पुष्य नक्षत्र बहुत स्ट्रांग रोल अदा कर जाता है। अब पुष्य नक्षत्र और दूसरी तरफ शनि का ही घर, शनि की ही राशि, और क्योंकि वो फ्यूचर है, क्योंकि शनि और राहु कॉम्बिनेशन है, ये आपका फ्यूचर है, कि उस इंसान को मन की बातें तो वो लेकर आया है, मगर उसकी रेमेडी उसके कर्मों के थ्रू होगी। अब दर्शकों ये जो लॉजिक मैं आपको देता हूं कि ताकि आप वो इनोवेटिव रेमेडीज समझ पाओ कि वो किसी भी प्लेनेट की पोजीशनिंग से निकलती हैं, कि वो प्लेनेट वहां पर क्यों आया। अब केतु आया अगर कैंसर असेंडेंट में, तो उसकी रेमेडी कैसे हो सकती है? अब देखिए केतु की रेमेडी तो अगर हम कहें तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि केतु तो पास्ट की चीज है। पास्ट को ना हम जी सकते हैं, ना पास्ट में जाकर उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो केतु तो अब आपकी मजबूरी है, केतु तो आपको मिल गया, मगर
केतु की चीजें करने में, अब आप देखिए यहां पर जो पीछे एनर्जी पड़ी है, अब आपको उसके ऊपर काम कर सकते हो। और वो एनर्जी कौन सी होगी? वो पुनर्वसु नक्षत्र जुपिटर, पुष्य नक्षत्र शनि, अश्लेषा नक्षत्र मरकरी। अब आप उनके बारे में देखिए कि आपका नक्षत्र में कितने डिग्री आ रहा है। उस डिग्री के हिसाब से आप उसको स्ट्रेंथन कर सकते हो, यानी कि स्ट्रांग बना सकते हो। अगर डिग्री आपकी 0 to 6 है या 6 to 12 है, फिर तो आप उसको स्ट्रेंथ कर सकते हो। अगर वो 12 से 18 है, आप समझ लीजिए फुल वैल्यू है प्लेनेट आपका, फिर आपको उसको स्ट्रेंथन नहीं करना, आपको कुछ नहीं, कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं। वो प्लेनेट सक्षम है अपने आप को एक्सप्रेस करने में सही तरीके से। मगर जब वही डिग्रीज डाउनस्लाइड में जाएंगी, यानी कि 18 से 24 और 24 से 30, तब हमें क्या करना है? हमें उसका दान दे देना है, उसकी चैरिटी कर देनी है। अब आप देखिए, समझ लीजिए कि आपको कैसे करना है। और ये सब आपको चंद्रमा के लिए ही करना है, यानी कि अपने मन के लिए करना है। तो इसमें वाटर का संबंध जरूर रहेगा दर्शकों। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर किसी भी चीज को, चाहे आप स्ट्रेंथन करिए और चाहे आप दान चैरिटी करिए, दोनों जगह संकल्प आपको दर्शकों पानी के साथ ही लेना होगा। और बिना संकल्प लिए वो बात कभी नहीं बनने वाली। संकल्प से आप उस जल को पवित्र करिए, स्ट्रॉन्ग करिए, और उस जल को आप मतलब यानी कि ग्रहण भी कर सकते हो, ये आपके प्लेनेट की पोजीशन पर होगा। और उस जल को आप छिड़काव भी कर सकते हो। वो जल आपके लिए अमृत का काम करने वाला है, क्योंकि वही तो आपका वाहन है, वही तो आपका ट्रेवल मीडियम है। और वाटर आप समझ लीजिए आपके भावों को, आपके विचारों को मेमोराइज कर सकता है, अपने अंदर संभाल के रख सकता है, और वो आपका वाहन बन जाएगा। और जब आप उस वाहन के ऊपर बैठकर कर्म करोगे, और कर्म अब आप समझ सकते हो, तो वो आपका फ्यूचरिस्टिक कर्म होगा। तो आपका कैप्रिकॉर्न में पड़ा राहु, वो आपको अपने आप डायरेक्शन दे देगा, और उसको आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि आप माया के खेल में नहीं फंसोगे, क्योंकि आप अपने केतु को सही कर रहे हो। तो जो आप कर्म करोगे वो फ्यूचरिस्टिक होगा, आपके लिए बढ़िया फल देने वाला होगा। सो ये था दर्शकों मेरा छोटा सा प्रयास, जिसमें मैंने आपको केतु इन कैंसर असेंडेंट समझाने का प्रयास किया। बाकी दर्शकों, जो निवेदन हर वीडियो के अंत में मैं आपसे करता हूं, इस वीडियो में भी करूंगा कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मगर बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दर्शकों। जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाओगे, आपको नोटिफिकेशन मैसेज नहीं मिलेगा। सो बेल आइकन ज़रूर दबाइए। बाकी जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, या हमारे इंस्टीट्यूट में ये वैदिक नॉलेज लेना चाहते हैं, वो सब वेलकम हैं। मगर वो सभी लोग मुझसे, क्योंकि सीधा तो मिल नहीं सकते, तो आपके लिए वो फ़ोन नंबर मैं शेयर कर देता हूँ। वो फ़ोन नंबर है 9881164480। इसी फ़ोन के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकोगे। सो दर्शकों, अगली इसी ज्ञान वाली गंगा को आगे बहाते हुए जो आगे वीडियो बनेगी, तब तक बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार।